ये कहानी है एक ऐसी दौर की जब दुनिया में जादू सिमट रहा था, लेकिन उम्मीदें अभी भी कायम थीं। दूर, बहुत दूर, जहाँ नीले पहाड़ बादलों को छूते थे, वहाँ स्वर्णधारा नाम का एक समृद्ध राज्य बसा था। स्वर्णधारा की हर सुबह सोने जैसी और हर शाम सुकून भरी होती थी। वहाँ के राजा महाराजा विक्रम सिंह अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे। लेकिन राजा की असली दुनिया उनकी पत्नी महारानी सुनैना और उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी प्रियल में बसती थी। प्रियल, नाम जैसी ही प्यारी। 12 साल की प्रियल की आंखें हिरनी जैसी बड़ी और जिज्ञासु थीं, और दिल इतना कोमल कि किसी मुरझाए फूल को देखकर भी भर आता। उसका सबसे करीबी दोस्त कोई इंसान नहीं, बल्कि रुई के गोले जैसा एक सफेद खरगोश था, जिसका नाम उसने चीकू रखा था। चीकू की लाल मणिक जैसी आंखें हमेशा प्रियल को ढूंढती रहती थी। प्रियल जहां भी जाती, चीकू फुदकता हुआ उसके पीछे पीछे चल देता। उनकी जोड़ी पूरे महल में मशहूर थी। सब कुछ किसी खूबसूरत सपने जैसा चल रहा था कि तभी एक दिन जैसे स्वर्णधारा की किस्मत को किसी की नजर लग गई। महारानी सुनैना, जो हमेशा स्वास्थ्य की प्रतिमूर्ति थी, अचानक एक अजीब बीमारी की चपेट में आ गईं। उनका खिलखिलाता चेहरा पीला पड़ गया, शरीर कमजोर हो गया। वो दिन रात बस बिस्तर पर लेटी रहती। महल में हड़कंप मच गया। राजा विक्रम सिंह ने देश विदेश से बेहतरीन वैद्यों और हकीमों को बुलवाया। जड़ी बूटियों के ढेर लग गए, तरह तरह के काढ़े बनाए गए, लेकिन महारानी की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती ही गई। हर डॉक्टर नब्ज टटोलता और निराशा से सिर हिला देता। क्षमा करें महाराज, यह रोग हमारी समझ से परे है। इसका कोई इलाज हमारे शास्त्रों में नहीं है। राजा विक्रम टूट गए। महल की खुशियां महारानी की बीमारी के साथ मुरझा गईं। प्रियल, जो अपनी मां की परछाई थी, अब घंटों उनके पलंग के पास बैठी रहती। वो अपनी नन्ही हथेलियों में मां का कमजोर हाथ थामे आंसुओं से भीगी आंखों से प्रार्थना करती। चीकू भी मानो सब समझता था। वो चुपचाप प्रियल की गोद में सिर रखकर बैठा रहता। जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने वाली थी, तब एक दिन महल के द्वार पर एक अति वृद्ध वैद्य आए। उनकी दाढ़ी कमर तक लंबी और सफेद थी, और आंखों में सदियों का ज्ञान चमक रहा था। उन्होंने महारानी को देखा और एक गहरी सांस ली। वृद्ध वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, महारानी को कोई साधारण रोग नहीं है। उनके प्राणों की ऊर्जा क्षीण हो रही है। इस धरती की कोई भी साधारण औषधि इन्हें नहीं बचा सकती। तो क्या कोई उपाय नहीं है ऋषिवर? मेरी पत्नी के बिना मेरा संसार उजड़ जाएगा। महाराज, स्थिति अत्यंत गंभीर है। वैद्य ने अपनी झोली से एक पुराना चमड़े का नक्शा निकाला। एक उपाय है राजन, लेकिन वो असंभव के करीब है। यहाँ से उत्तर दिशा में 7 नदियों के पार मायावी अरण्य नाम का एक घना जंगल है। उस जंगल के केंद्र में एक जीवन कुंड है। पूर्णिमा की रात को उस कुंड के पास एक अद्भुत जादुई गुलाबी फूल खिलता है, संजीवनी पुष्प। केवल उस एक फूल में इतनी शक्ति है कि वो मृत्यु के मुख से भी किसी को वापस ला सकता है। राजा की आंखों में चमक आ गई। मैं अपनी पूरी सेना भेज दूंगा, हम वो फूल लेकर आएंगे। वैद्य ने चेतावनी दी। नहीं महाराज, मायावी अरण्य कोई साधारण जंगल नहीं है। वो अपनी रक्षा स्वयं करता है। वहां दिशाएं भ्रमित करती हैं और समय अपनी चाल बदल देता है। जो भी वहां अहंकार या बल के साथ गया, वो कभी वापस नहीं लौटा। राजा ने चेतावनी नहीं मानी। पत्नी प्रेम में व्याकुल होकर उन्होंने अपने सबसे बहादुर 100 सैनिकों की एक टुकड़ी को तुरंत रवाना कर दिया।
दिन बीते, फिर हफ्ते। महल की ऊंची अटारी से राजा और प्रियल रास्ता निहारते रहते, लेकिन सैनिकों का कोई नामो निशान नहीं था। वे ऐसे गायब हुए जैसे धरती निगल गई हो। खबर आई कि जंगल की सीमा में प्रवेश करते ही वे सब घने कोहरे में खो गए। अब राजा पूरी तरह निराश हो चुके थे, लेकिन प्रियल की आंखों में एक अलग ही निश्चय जाग उठा था। उस रात पूर्णिमा थी। चांद अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था। प्रियल अपनी माँ के कक्ष में गई। महारानी सो रही थी। उनकी सांसें बहुत धीमी थीं। प्रियल ने उनके माथे को चूमा। माँ, सैनिक नहीं ला पाए तो क्या हुआ? तुम्हारी ये बेटी लाएगी। मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे पता है कि मेरा प्यार उस जंगल के जादू से ज्यादा ताकतवर है। उसने अपना छोटा सा यात्रा का थैला तैयार किया। पानी की एक बोतल, कुछ फल और चीकू के लिए गाजर। चीकू को गोद में उठाया, जो नींद में कुनमुनाया, पर फिर उसकी छाती से लग गया। भोर होने से पहले, जब पूरा महल गहरी नींद में था, 12 साल की राजकुमारी अपनी छोटी सी तेज रफ्तार वाली सोने की रथ में बैठी, उसने घोड़ों की लगाम थामी। ये बग्घी उसे उसके पिछले जन्मदिन पर मिली थी, जिसे चलाना उसने छिप छिप कर सीखा था। चलो चीकू, एक बड़े मिशन पर चलते हैं, राजकुमारी ने कहा, और बग्घी महल के पिछले द्वार से बाहर निकाल ली। सुबह होते होते वो राज्य की सीमा पार कर चुकी थी। दूर क्षितिज पर मायावी अरण्य एक काले डरावने बादल की तरह दिख रहा था। जैसे जैसे वो नजदीक पहुंची, हवा ठंडी होती गई। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई और एक अजीब सी भारी खामोशी छा गई। जंगल की शुरुआत हुई। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। दिन में ही शाम जैसा अंधेरा था। रास्ते ऊबड़ खाबड़ हो गए। प्रियल की बग्घी हिचकोले खाने लगी। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और जैसा वैद्य ने कहा था, जंगल ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। जमीन से एक सफेद गाढ़ा कोहरा उठने लगा। ये कोहरा साधारण नहीं था, ये चिपकने वाला और ठंडा था। देखते ही देखते प्रियल को अपनी बग्घी के घोड़े तक दिखने बंद हो गए। प्रियल ने कांपती आवाज में खुद को हिम्मत देते हुए कहा, चीकू, डरो मत, हम साथ हैं, मैं हूं ना। कोहरा इतना घना हो गया कि सांस लेना मुश्किल होने लगा। बग्घी रुक गई क्योंकि घोड़े आगे बढ़ने से डर रहे थे। प्रियल को लगा जैसे जंगल की दिशाएं घूम रही हैं। उसे चक्कर आने लगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके होठों से आखिरी शब्द निकला और वो बेहोश होकर बग्घी के फर्श पर गिर पड़ी। माँ। जब प्रियल की आंखें खुली तो उसे कुछ पल लगा ये समझने में कि वो कहाँ है। वो जमीन पर लेटी थी, नम और ठंडी घास पर। उसके ऊपर घने पेड़ों के बीच से चांदनी छनकर आ रही थी। पूर्णिमा की रात थी। वो झटके से उठ बैठी। उसने इधर उधर देखा। उसकी सोने की बग्घी गायब थी। उसके घोड़े गायब थे और सबसे भयानक बात, उसका प्यारा चीकू कहीं नहीं था। वो चिल्लाई, चीकू। उसकी आवाज जंगल के सन्नाटे में गूंज उठी। उसका दिल घबराहट से धक धक करने लगा। वो अकेली थी, निहत्थी थी और एक जादुई जंगल के बीचों बीच फंसी थी। चीकू, तुम कहाँ हो? भय ने उसे जकड़ लिया, लेकिन तभी उसे अपनी माँ का पीला पड़ा चेहरा याद आया। नहीं प्रियल, रोने का समय नहीं है। चीकू समझदार है, वो खुद को बचा लेगा। पहले मुझे फूल ढूंढना है। वो उठी। उसका गला प्यास से सूख रहा था। उसे पानी चाहिए था। वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी। जंगल अब थोड़ा अलग लग रहा था। कोहरा छट चुका था और हर चीज पर एक अजीब सी नीली रोशनी थी। चलते चलते उसे पानी के गिरने की कलकल आवाज सुनाई दी, जैसे कोई झरना बह रहा हो।
उस आवाज़ के साथ ही हवा में एक ऐसी खुशबू घुल गई जो उसने जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। मीठी, मादक और मन को शांत कर देने वाली। वो उस आवाज़ और खुशबू की दिशा में खिंची चली गई। झाड़ियों को हटाते हुए जब वो एक खुली जगह पर पहुंची तो दृश्य देखकर ठिठुर गई। वहाँ एक बड़ा सा प्राकृतिक कुंड था जिसका पानी हीरे की तरह चमक रहा था। पानी से हल्की भाप निकल रही थी और उस कुंड के ठीक बीचों बीच एक छोटे से टापू पर वो फूल था। वो एक ही फूल था, लेकिन उसका आकार किसी बड़े कमल जैसा था। उसका रंग इतना गहरा और चमकीला गुलाबी था कि लग रहा था जैसे उसके अंदर खुद जीवन की आग जल रही हो। वो अपनी ही रोशनी से चमक रहा था और उसकी खुशबू इतनी तेज थी कि प्रियल का सिर घूमने लगा। ये वही संजीवनी पुष्प था। प्रियल की थकान, डर, प्यास सब गायब हो गए। उसकी माँ बच जाएगी। उसका हाथ फूल के तने को तोड़ने के लिए बढ़ा ही था कि ठहरो। एक गूंजती हुई शक्तिशाली आवाज पानी के अंदर से आई। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी। ये हवाओं, पानी और धरती की मिलीजुली आवाज लग रही थी। प्रियल का हाथ हवा में ही जम गया। कुंड के पानी में हलचल हुई और पानी से एक आकृति उभरने लगी। वो पानी और रोशनी से बनी एक महिला थी, वन देवी, इस जंगल की संरक्षिका। उनकी आंखें सितारों जैसी थीं और चेहरे पर कठोर गंभीर था। रुक जाओ नन्ही मानव कन्या, तुम वो करने जा रही हो जिसका परिणाम तुम नहीं जानती। उनकी आवाज में चेतावनी थी। प्रियल डर गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, हे देवी, मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरी माँ मृत्युशैया पर है। अगर ये फूल उन्हें बचा सकता है तो मैं इसे लिए बिना नहीं जा सकती। कृपया मुझे मत रोकिए देवी, मैं अपनी माँ के बिना नहीं जी पाऊंगी। मैं तुम्हारी पीड़ा समझती हूँ पुत्री। तुम्हारा प्रेम सच्चा है। तुम्हारे पिता के सैनिक अपने बल के अहंकार में हार गए, लेकिन इसी कारण जहाँ बल और अहंकार असफल हुए, वहाँ प्रेम ने विजय पाई है। किंतु सुनो, ये एकल पुष्प है। ये सदियों में केवल एक बार खिलता है, जब तक कि इसका उपयोग न हो जाए। यदि तुम इसे अभी तोड़ लोगी तो ये अपनी सारी शक्ति तुम्हारी माँ को दे देगा। लेकिन अगर तुम इसे जड़ से तोड़ दोगी तो इस दुनिया से संजीवनी का ये स्रोत हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। फिर कभी किसी भी युग में ये जादुई फूल दोबारा नहीं खिलेगा। सोचो सोचो, भविष्य में कितने ही लोग लाइलाज बीमारियों से मरेंगे, क्योंकि उन्हें बचाने वाला ये फूल तब नहीं होगा। क्या तुम एक जीवन के लिए भविष्य के अनगिनत जीवनों की संभावना को नष्ट कर दोगी? प्रियल सन्न रह गई। उसका हाथ कांपने लगा और धीरे धीरे नीचे आ गया। ये कैसा धर्म संकट था। एक तरफ उसकी जन्मदात्री माँ थी जो उसकी दुनिया थी, दूसरी तरफ दुनिया के वे अनजान लोग थे जिन्हें शायद भविष्य में इस फूल की जरूरत पड़ सकती थी। प्रियल वहीं पानी में घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं क्या करूं? ये कैसा इम्तिहान है? मुझे मेरी माँ चाहिए, लेकिन मैं इतनी बड़ी पापिन भी नहीं बन सकती कि दुनिया से उम्मीद ही छीन लूं। वन देवी चुपचाप उसे देखती रही। ये अंतिम परीक्षा थी। काफी देर रोने के बाद प्रियल ने अपने आंसू पोंछे। उसने अपनी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद किया। उसकी माँ हमेशा कहती थी, प्रियल, सच्चा साहस सही काम करने में है, भले ही वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। उसने सिर उठाया और वन देवी की आंखों में देखा। नहीं, मैं इस फूल को नहीं तोड़ूंगी। मैं खड़ी रहूंगी उनके आखिरी पलों में। शायद यही मेरी नियति है। मैं अपनी माँ की जान बचाने के लिए दुनिया को खतरे में नहीं डाल सकती। मेरी माँ भी ऐसा कभी नहीं चाहेंगी। वो मुड़ी वापस जाने के लिए। उसने अपनी सबसे कीमती चीज को छोड़ने का फैसला कर लिया था।
तभी पूरे जंगल में एक तेज रोशनी फैल गई। कुंड का पानी जोर जोर से हिलने लगा। संजीवनी पुष्प पहले से भी ज्यादा तेज चमकने लगा। रुको मेरी बच्ची, तुम परीक्षा में सफल हुई। इस फूल का जादू सिर्फ इसकी पंखुड़ियों में नहीं है, इसका असली जादू त्याग में है। जो इसे स्वार्थ के लिए छीनने आता है उसे ये कभी नहीं मिलता। लेकिन तुमने अपने सबसे प्रिय व्यक्ति के जीवन से ऊपर मानवता के भविष्य को चुना। ऐसा निस्वार्थ हृदय ही इस फूल के वरदान का सच्चा अधिकारी होता है। वन देवी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। संजीवनी पुष्प की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लगी। उसके केंद्र में सोने जैसा चमकता हुआ एक तरल पदार्थ दिखाई दिया, अमृत की कुछ बूंदें। तुम्हें पूरा फूल तोड़ने की आवश्यकता नहीं है प्रियल, इसके केंद्र से केवल 3 बूंद अमृत की आवश्यकता है। ये अमृत ही जीवन का स्रोत है। फूल अपनी जगह रहेगा और तुम्हारी माँ भी बच जाएंगी। प्रियल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो खुशी से झूम उठी। लेकिन मेरे पास इसे ले जाने के लिए कोई पात्र नहीं है। वन देवी ने मुस्कुराकर हवा में हाथ लहराया। झाड़ियों के पीछे से एक हलचल हुई और वहां से फुदकता हुआ उसका प्यारा चीकू बाहर निकला। चीकू, प्रियल दौड़कर उससे लिपट गई। तुम ठीक हो? मुझे पता था तुम वापस आओगे। वन के छोटे जादुई जीवों ने इसकी रक्षा की थी। जब तुम बेहोश थी, वे तुम्हारे इरादों को परख रहे थे। अब वे जानते हैं कि तुम मित्र हो। प्रियल ने चीकू से वो छोटा कलश लिया। उसने कांपते हाथों से फूल के केंद्र से अमृत की 3 बूंदें उस कलश में एकत्र की। बूंदें गिरते ही कलश रोशनी से भर गया। अब जाओ प्रियल, समय बहुत कम है। जंगल अब तुम्हारे लिए रास्ता बना देगा। धन्यवाद देवी, आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। प्रियल ने वन देवी को प्रणाम किया। उसने चीकू को गोद में उठाया। जैसे ही उसने जंगल की तरफ कदम बढ़ाया, चमत्कार हुआ। घने डरावने पेड़ अपनी जगह से हटने लगे। कांटों भरी झाड़ियां फूलों के रास्ते में बदल गई। जो जंगल कल रात एक भूल भुलैया था, वो अब एक सीधा चौड़ा रास्ता बन गया था। उसकी सोने की बग्घी और घोड़े भी रास्ते पर उसका इंतजार कर रहे थे, एकदम सुरक्षित। प्रियल ने बग्घी दौड़ाई। घोड़े जैसे हवा से बातें कर रहे थे। सूर्य की पहली किरण फूटने के साथ ही प्रियल की बग्घी महल के प्रांगण में दाखिल हुई। राजा विक्रम सिंह सीढ़ियों पर ही बैठे थे। उनकी आंखों में अब आंसू भी सूख चुके थे। प्रियल बग्घी से कूदी। उसके हाथ में वो चमकता हुआ कलश था और कंधे पर चीकू। वो सीधे अपनी माँ के कक्ष की ओर भागी। राजा उसके पीछे दौड़े। प्रियल हाँफते हुए कमरे में घुसे। महारानी की सांसें अब इतनी धीमी थीं कि लग रहा था किसी भी पल रुक जाएंगी। मैं ले आई, मैं संजीवनी ले आई माँ। वैद्य ने आश्चर्य से उसे देखा और तुरंत उसके हाथ से कलश ले लिया। बिना एक पल गवाए उन्होंने महारानी के होठों पर अमृत की एक बूंद टपकाई। सबकी सांसें थम गईं। 1 पल, 2 पल, कुछ नहीं हुआ। प्रियल का दिल बैठने लगा। क्या देर हो गई थी? तभी महारानी के शरीर में एक हल्की सी सिहरन हुई। उनके पीले गालों पर धीरे धीरे गुलाबी रंगत लौटने लगी। वैद्य ने दूसरी बूंद टपकाई। महारानी की सांसें गहरी और स्थिर होने लगी। और जैसे ही तीसरी बूंद उनके कंठ के नीचे उतरी, महारानी सुनैना ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। उनकी आवाज कमजोर थी लेकिन स्पष्ट थी। प्रिया, विक्रम। प्रियल उनसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। राजा विक्रम ने अपनी पत्नी और बेटी दोनों को गले लगा लिया।
पूरा कक्ष खुशी के आंसुओं से भीग गया। चमत्कार औषधि में नहीं था महाराज, चमत्कार तो इस बच्ची के साहस और त्याग में था, जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। स्वर्णधारा राज्य में उस दिन ऐसी दिवाली मनी जैसी कभी नहीं मनी थी। महारानी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। राजा ने अपनी बेटी के साहस की गाथा पूरे राज्य को सुनाई। प्रियल अब सिर्फ एक प्यारी राजकुमारी नहीं थी, वो स्वर्णधारा की सबसे बहादुर और समझदार बेटी थी। उसने उस दिन सीखा कि असली जादू मंत्रों या फूलों में नहीं होता, बल्कि हमारे फैसलों में होता है। उसने सीखा कि कभी-कभी जीतने के लिए हमें अपनी सबसे कीमती चीज को छोड़ने का साहस दिखाना पड़ता है, और जब हम निस्वार्थ भाव से ऐसा करते हैं तो कुदरत हमें उससे भी ज्यादा लौटा देती है। और चीकू, वो अब राज्य का शाही खरगोश बन गया था, जिसे हर कोई गाजर खिलाने के लिए बेताब रहता था। लेकिन उसके लिए सबसे अच्छी जगह आज भी प्रियल की गोद ही थी, जहां से उसने एक महान साहसिक यात्रा की शुरुआत की थी। You look just like your father when he smiles like that, my love. We must keep going, Chiku, no matter what the legends say. चीकू, तुम कहाँ हो? किंतु सुनो, यदि तुम इसे केवल शहद तुम्हारी मामा को दे देगा। मैं तुम्हारी पीड़ा समझती हूँ पुत्री, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, इसी कारण तुम इस किंतु सुनो, ये सदियों में केवल एक बार को दे देता है, इसी कारण तुम इस मायावी